Welcome, my dear students, to the social science lecture. Myself, Professor Ravindra Jangid here. In this class, we are going to continue with our second chapter of political science, that is the electoral process. In the last lecture, we have understood the basic definitions of elections and about the election commission. In this chapter, we are going to understand the functions of election commission and their rule and the election process and what are the reforms which is taken place in the election process of our nation. So there are total 5 functions which election commission has to establish or had to work on it. First one, preparing the voters list. What is the first function? प्रिपेयरिंग दी वोटर्स लिस्ट. मतलब इंडिया के अंदर कौन वोट कर सकता है उसके बारे में कैसे डिटेल पता चलेगी कि कौन 18 ईयर्स. किसी की शक्ल देख के हम ये तो नहीं बोल सकते ना कि 18 ईयर्स प्लस है, तो हमें कुछ आइडेंटिटी प्रूफ चाहिए. तो उसके लिए हमने वोटर्स लिस्ट बनाई और उसके बाद वोटर्स कार्ड बनने चालू हो गए. तो पहले जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था, एट दैट टाइम द एज वॉज 21. When India get independence from the British rule, at that time the age of voting is 21 years in our nation. But after 1960s and 1970s, the age was reduced to the 18 years in order to get a more chance for the youth in participating in the election process. ज़्यादा करके youth participation मिले हमारे कंट्री में, इसके लिए वोटिंग एज जो है वो 21 से लेके 18 पे गिरा दी गई, मतलब नीचे कर दी गई और लोगों को पार्टिसिपेशन मिल सके. तो उस तरीके से हमारे कंट्री में वोटर्स एज जो है वो आज क्या है, 18 ईयर्स है. ठीक है ना, ये चीज़ ध्यान रखना. नाउ preparing the voters list. First point, every Indian citizen who has completed 18 years of age has a right to vote. To exercise the right to vote, citizen name must be in the voter list. It is in the responsibility of the election commission to prepare the list of eligible voters, update the existing voter list and includes the name of new voters. The election commission has the authority to issue the identity cards टू दी वोटर्स. अब याद रखो, यहाँ पे इंडिया में देखो बहुत से न्यू लोग हैं जो 18 प्लस हो जाते हैं हर साल. तो इंडियन की जो इलेक्शन कमीशन है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन सभी का नाम वोटर्स लिस्ट में ऐड हो जाए और उन सभी तक क्या पहुँच सके, वोटर कार्ड पहुँच जाए. प्लस उनके अंदर कुछ चेंजेस करनी है. अगर लिस्ट के अंदर किसी की डेथ हो गई, किसी की एक्सीडेंटल डेथ हो गई, तो उनके नाम वहाँ से रिमूव करने हैं. ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है किसकी होती है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की होती है. तो इसके लिए यहाँ पे कहा गया to the election commission to prepare the list of eligible voters, update the existing voter list and include the name of new voters. ये 3 रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो इलेक्शन कमीशन की फर्स्ट फंक्शंस में से आती है. ठीक है ना. तो इसके लिए अलग से कमीशन के पास एक अथॉरिटी है तो इशू करने के लिए क्या, आइडेंटिटी कार्ड. तो इसके लिए आपने देखा रहेगा जब भी आपके मम्मी या डैडी आप जो भी वोट करने के लिए जाते हो तो वहाँ पर आपने देखा रहेगा कि उनके हाथ में एक ID कार्ड रहता है जिसको हम क्या कहते हैं, वोटर्स कार्ड कहते हैं. ठीक है ना. तो उस हिसाब से वो वोटर ID नेसेसरी होता है. अगेन वाई इट्स रिक्वायर्ड, ये सारा चीज़ें आपको एग्जाम में आने वाला नहीं है. नेक्स्ट वन, second functions of election commission of India, that is deciding the timetable and the program of elections. एक और चीज़ बता देता हूँ. अभी जैसे आपका करंट जो सिचुएशन है वो कोरोना वायरस के कारण इम्पैक्टेड है. अलग अलग स्टेट्स के अंदर अलग अलग लोकेशंस पे लॉकडाउन चल रहा है. फेज लॉक ऑन जो सिचुएशन अभी चल रही है धीरे धीरे ओपन करने की, तो वो भी सिचुएशन के अंदर कुछ एरियाज ऐसे जैसे विलेज एरियाज़ में जो ग्राम पंचायत के इलेक्शंस थे वो कहीं पर रद्द कर दिए गए. जो इलेक्शंस मार्च में होने वाले थे वो इलेक्शंस अब कंडक्ट किए जा रहे अक्टूबर नवंबर में अभी किए जा रहे हैं. क्योंकि उसका रीज़न यही है कि ये अथॉरिटी के पास डिसीजन होता है कि वो किस हिसाब से इलेक्शंस कंडक्ट करवाते हैं. क्योंकि अगर उस समय में अगर मार्च अप्रैल मंथ में अगर इलेक्शन करवा दिए होते तो और बहुत से लोग जो है वो कोरोना वायरस से क्या हो जाते हैं, इम्पैक्ट हो जाते. तो दिस इज़ एन अथॉरिटी एंड द फंक्शन. ये जो अथॉरिटी है इलेक्शन कमीशन की, इसके पास पावर भी है एंड इसके पास ये फंक्शंस भी है कि वो अपना टाइम टेबल खुद डिसाइड कर सकते हैं कि कब इलेक्शंस कंडक्ट करवाने हैं कौन से एरिया में. सो सेकेंड फंक्शंस ऑफ इलेक्शन कमीशन इज टू डिसाइड द टाइम टेबल एंड द प्रोग्राम्स ऑफ द इलेक्शंस. The conduct of election is entirely the responsibility of election commission. The election commission decide when to conduct election and in how many
मेनी स्टेज टू होल्ड द इलेक्शन इन एवरी स्टेट। जैसे इस बार का अगर जैसे इलेक्शन की बात करूँ, प्राइम मिनिस्टर का जो इलेक्शन हुआ था 2019 में, वो टोटल 7 फेज में हुआ था। कितने फेज में हुआ था? 7 फेज, मतलब पूरी इंडिया का एक दिन पे नहीं रख सकते हैं, तो इसके लिए अलग अलग जोन वाइज उसको क्या कर दिया गया था, डिवाइड कर दिया गया था। तो टोटल 7 फेज में इलेक्शंस कंडक्ट होते हैं। अगर गांव की बात करें तो गांव में टोटल एक ही दिन में इलेक्शंस कंडक्ट हो जाते हैं। अगर स्टेट एमएलए की बात करूं, अगर जैसे आपके एरिया में अगर कोई एमएलए का इलेक्शंस होता है तो वो भी कितने दिन होता है, 1 डे में कंप्लीट हो जाता है। तो ये डिसाइड करने का कि कितने फेज में इलेक्शन होना चाहिए, कितने फेज में इलेक्शन नहीं होना चाहिए, ये पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास रहती है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उनके पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी रहती है। नाउ द नेक्स्ट फंक्शन, फर्स्ट वन क्या था? टू सिलेक्ट द वोटर लिस्ट, नेम कंडक्ट करने, उसमें कौन से वोटर्स आएंगे और क्या नहीं, कौन कौन होंगे उसके अंदर, तो प्रिपेयरिंग द वोटर्स लिस्ट। सेकेंड वन क्या था आपका? डिसाइड द टाइम टेबल। नाउ द थर्ड वन इज द स्क्रूटिनी ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ कैंडिडेट। जो कैंडिडेट इलेक्शन लड़ना चाहता है उसके एप्लीकेशन को अच्छी तरह से जांच करना, उसके ऊपर कोई केस तो नहीं, कहीं वो गलत तो नहीं कर रहा, कहीं वो लोगों के अंदर उसका इमेज तो गलत नहीं है, कहीं वो जैसे इलीगल कामों में तो नहीं था, उसके ऊपर कोई केस नहीं हो, इंडिया में या दूसरे स्टेट में कहीं पे उसके ऊपर कुछ प्रॉब्लम नहीं हो। ऐसी सारी सिचुएशन को बराबर से हैंडल करके पता लगाना कि जो कैंडिडेट इलेक्शन में लड़ रहा है वो करेक्ट रिप्रेजेंटेटिव है या नहीं है, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें। तो आफ्टर द इलेक्शन डेट्स आर डिक्लेयर्ड, एवरी पॉलिटिकल पार्टी सिलेक्ट द कैंडिडेट टू कंटेस्ट द इलेक्शन। हर पार्टी अपने अपने कैंडिडेट को चुनती है और पब्लिक को बोलती है हमारी तरफ से ये रिप्रेजेंटेटिव रहेगा आपके एरिया में। सम कैंडिडेट कंटेस्ट द इलेक्शन इंडिपेंडेंटली विदाउट द सपोर्ट ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी। कुछ ऐसे ही विदाउट एनी पॉलिटिकल पार्टी खुद का खुद इलेक्शन लड़ते हैं। एंड द कैंडिडेट ऑफ पॉलिटिकल पार्टी एज वेल एज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैव टू फिल द एप्लीकेशन विच इंक्लूड द इंफॉर्मेशन अबाउट देयर ओन सेल्फ। हर पार्टी को नॉमिनेशन तो भरना ही पड़ता है अपना, तो जब वो नॉमिनेशन भरते हैं अपने गवर्नमेंट के अंदर, तब गवर्नमेंट क्या करती है, उस नॉमिनेशन के अंदर की जो डिटेल है उसकी जांच पड़ताल करती है कि इसने जो लिखा है वो सही है कि नहीं। बहुत से लोग होते हैं प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा रहती है लेकिन जानबूझ के बहुत कम बताते हैं, है ना, तो वो सारी चीज़ें सही है कि नहीं है उसके बारे में पता लगाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, ये फंक्शन जो ये किसका है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। द इलेक्शन कमीशन स्क्रूटिनाइज ऑल द एप्लीकेशंस एंड अलाउ द एलिजिबल कैंडिडेट्स टू कंटेस्ट द इलेक्शन। जो सही रहेगा उसी को कैंडिडेट को इलेक्शन में लड़ने की अनुमति दी जाती है। तो इस तरीके से जो है इलेक्शंस कंडक्ट, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसका फंक्शंस होता है। होप यू अंडरस्टैंड माय डियर स्टूडेंट्स। फोर्थ वन, दैट इज अ गिव रिकग्नाइजेशन टू द पॉलिटिकल पार्टी। अब देखो फॉर एग्जांपल बीजेपी हो, कांग्रेस हो, इन सब के पास तो अपने सिंबल है। अगर कोई इंडिपेंडेंटली पर्सन अगर इलेक्ट होता है तो उसको सिंबल जो देने की जो है, चिन्ह जिसको बोलते हैं ना हम लोग, जिसके ऊपर सिंबल के ऊपर हम लोग उस चिन्ह के ऊपर जाके निशान दबाते हैं, बटन दबाते हैं जो, तो वो चिन्ह कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है उसका प्रोसेस भी जो है वो कौन करता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही करता है। तो रिकग्नाइजिंग टू द पॉलिटिकल पार्टीज। We have a multi-party system in our country. New parties continue to be the formed. Split in the party result in the formation of new parties. बहुत सी पार्टियाँ टूट के अलग अलग 2 पार्टी बन जाती है, ठीक है ना, जैसे कांग्रेस पार्टी हो, उसके बाद कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया हो, उसके बाद जैसे एग्जांपल है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी हो, तो कांग्रेस ही है ना आखिर में, लेकिन वो टूटने के कारण 2 पार्टियां बन चुकी है। तो उस हिसाब से अलग अलग, जैसे एग्जांपल पहले शिवसेना एक ही थी, अब शिवसेना तोड़ने के बाद शिवसेना और मन से 2 अलग अलग हो गए, तो स्प्लिट होते ही नई पार्टी बन जाती है। तो हर एक पार्टी को सिंबल जो है उनका रिकॉग्नाइज करने के लिए जो है वो किन के पास जाना पड़ता है? इलेक्शन कमीशन के पास ही जाना पड़ता है उनको। तो ऑल पॉलिटिकल पार्टीज आर रिक्वायर्ड टू बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द इलेक्शन कमीशन। जब तक वो अपना चिन्ह या सिंबल या नाम अगर इलेक्शन कमीशन के पास रजिस्टर नहीं करवाएंगे तब तक वो पॉलिटिकल पार्टी नहीं गिनी जाएगी। इलेक्शन कमीशन ऑल्सो हैज़ द राइट टू डी रिकॉग्नाइज एनी पॉलिटिकल पार्टी। अगर कोई पार्टी का सिंबल किसी पार्टी से मैच कर रहा है तो उसको डी रिकॉग्नाइज भी किया जा सकता है। डी रिकॉग्नाइज का मतलब क्या होता है? उसको नकारा भी जा सकता है। द इलेक्शन कमीशन ऑल्सो अलॉट द इलेक्शन सिम्बॉल्स टू दी पॉलिटिकल पार्टीज़। वो कुछ ऑप्शन देती है, किसी ऑप्शन में से आपको इलेक्शन में से कंडक्ट के लिए सिम्बॉल चूज करना होगा, तो इस तरीके के ऑप्शन दिए जाते हैं। तो ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये भी फंक्शन जो है किसका है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। टू रिजॉल्व एनी डिस्प्यूट रिलेटेड टू दी इलेक्शन, ये लास्ट फंक्शंस है किसका? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, कि कोई भी झगड़ा ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इलेक्शन जो है वो रिजॉल्व करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी किसकी है? इलेक्शन कमीशन की। बाय मीन्स और एनीथिंग, मतलब कुछ भी तरीका यूज़ करके उनको झगड़ा किसी भी तरीके से रुकवाना है, मीन्स लीगल तरीके से रुकवाना है। द इलेक्शन कमीशन
has the responsibility of resolving any dispute that may arise regarding the elections. Accordingly, to declare any candidate as disqualified or conduct re-elections in the particular constituency is the responsibility of election commission. किसी भी झगड़े के टाइम अगर वो इलेक्शन कमीशन के पास इतनी पावर होती हो कि वो कैंडिडेट को डिस्क्वालीफाइड कर सकती है, बोल सकती है कि तुम ये इलेक्शन नहीं लड़ पाओगे, ऐसी जो पावर है वो किसके पास है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास. अब यहाँ पे देखो कुछ डायग्राम की मदद से एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है. देखो यहाँ, हु इज द सुपीरियर, द गवर्नमेंट और द इलेक्शन कमिश्नर. ये इसने क्वेश्चन पूछा तो आंसर क्या है? गवर्नमेंट हैज़ टू ऑब्जर्व द कोड ऑफ कंडक्ट डिक्लेयर बाय द इलेक्शन कमीशन. गवर्नमेंट के पास ये पावर रहती है कि वो देख ले कि भाई इलेक्शन कमीशन सही कर रहा है कि नहीं कर रहा, लेकिन गवर्नमेंट इंटरप्ट नहीं कर सकती इलेक्शन कमीशन को एट द टाइम ऑफ इलेक्शंस. होप यू अंडरस्टैंड माय डियर स्टूडेंट्स. अब यहाँ पे पहले वोटर्स की लिस्ट के बारे में बताया. कंडीशन ये वाला कोड ऑफ कंडक्ट की ज़रूरत नहीं है. अब ये आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, लेकिन एग्जाम में आपको ये आने वाला नहीं है कि अगर कोई कैंडिडेट अगर इलेक्शन में खड़ा हो रहा है तो वो क्या क्या चीज़ की ये चीज़ें नहीं कर सकता. ये कोड ऑफ कंडक्ट में आता है. विच टू कंडीशंस अमंग द फॉलोइंग इज अ वायलेशन ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट. वायलेशन मतलब क्या होता है कि वो चीज़ें नहीं कर सकता. इन चारों में से देखो क्या, द कैंडिडेट डिस्ट्रीब्यूट आइटम्स ऑफ हाउस होल्ड यूज, हाँ ये नहीं कर सकता. प्रॉमिस मेड टू रिजॉल्व द वाटर प्रॉब्लम इफ इलेक्टेड, ये तो राइट है, ये नहीं बोल सकता, लेकिन ये कर सकता है. टू गो फ्रॉम डोर टू मीट द वोटर एंड रिक्वेस्ट देम टू वोट, ये कर सकता है. टू अपील ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट एंड रिलीजियस टू सपोर्ट, नहीं. धर्म के नाम पे वोट मांगना गलत बात हो जाएगी. और किसी के घर पे कोई सामान डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता वो, यानी कि वो खरीदने की कोशिश कर रहा है. तो कोड ऑफ कंडक्ट ये होते हैं कि कुछ चीज़ें जिसको फॉलो करने पड़ते हैं. अगर वो कंडीशन में अगर वो दिखा, उस कंडीशन को करते हुए अगर वो दिख गया तो उसका क्या हो सकता है? नॉमिनेशन डिस्क्वालीफाइड हो सकता है. नॉमिनेशन क्या हो सकता है? डिस्क्वालीफाइड हो सकता है. अब पहले वोटर की बात. श्याम शरण नेगी फ्रॉम हिमाचल प्रदेश was the first voters of India. He exercised his right to vote on 25th of October 1950 in लोकसभा इलेक्शन. इनके पास वो पहली टाइम राइट मिली कौन से टाइम पे? 25 ऑफ अक्टूबर 1951 में, जब फर्स्ट टाइम इलेक्शन कंडक्ट हुआ इंडिया के अंदर. तो पहले वोटर बने जो कहाँ से थे? हिमाचल प्रदेश से. So hope you understand, my dear students, the functions of election commission. Once again I am going to repeat the functions of election commission. First one, preparing the voters list. क्या प्रिपेयर करना है उनको? वोटर्स लिस्ट प्रिपेयर करनी है. सेकेंड वन क्या है? डिसाइड द टाइम टेबल एंड द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन. किस तरीके से कंडक्ट करना है, क्या करना है, वो सारी चीज़ें. थर्ड वन है स्क्रूटनाइज द एप्लीकेशन फॉर्म विच इज़ फिल्ड बाय द कैंडिडेट. जो एप्लीकेशन फॉर्म उन्होंने भरा उसको स्क्रूटनाइज करना है, क्या है क्या नहीं है. उसके बाद जो है मेन क्या देना है? टू गिव द रिकग्नाइजेशन टू द पॉलिटिकल पार्टीज. अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी को रिकग्नाइजेशन देना है. और जो फिफ्थ वन है, जो लास्ट वन है, वो अभी हमने स्टडी किया, वो क्या था? टू रिजॉल्व एनी डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग टू द इलेक्शन और रिलेटेड टू द इलेक्शन. अगर इलेक्शन प्रोसेस में कोई भी झगड़ा होता है तो उस इलेक्शन प्रोसेस के झगड़े को रिजॉल्व करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो फंक्शन है, वो किसका है? इलेक्शन कमीशन का है. होप यू अंडरस्टैंड माय डियर स्टूडेंट टिल हियर. Now the process of elections and electoral reforms, this part we are going to study in the next lecture.